हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और अब तक के हमने पीएनसी में सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट्स कवर किए हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड टी अरेंजमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट्स बोलो या परम्यूटेशन बोलो, होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि चीजों को हमें सर्कल में अरेंज करना है। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n-1 फैक्टोरियल। लीनियर में यही चीज क्या होती थी, n फैक्टोरियल। यहां पर क्या होगी, n-1 फैक्टोरियल। कैसे आता है, आई विल एक्सप्लेन। यहां पे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तब हर चीज इस पहले वाले स्टेटमेंट में 2 बार काउंट हो गई, तो इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। यूजुअली हम नॉन लिविंग थिंग्स में ये सेकंड वाला स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग बीइंग्स, ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, तब हम ये मान के चलते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग हैं। अब ये n-1 फैक्टोरियल कैसे आया, ये जरा समझते हैं। इसको मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ऐसा है कि अगर मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स होते ABC, तो लीनियर में जब मैं इनको लिख रहा हूं तो ABC इज डिफरेंट फ्रॉम BCA इज डिफरेंट फ्रॉम CAB, जिसको हम साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। बट अगर इन तीनों लेटर्स को मैं सर्कल में अरेंज कर दूं, एंड रिमेंबर दिस सर्कल डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मार्किंग। ऐसा नहीं है कि ये कोई टेबल है जिसमें चेयर्स लगी हुई है और उन चेयर्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3। अगर 1 2 3 लिख दिए तब तो ये लीनियर की तरह कंसीडर होगा, लेकिन यहां पर ये सिर्फ एक सर्कल है। तो यहां पर जब सर्कल की बात हो रही है, इसका मतलब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये जो चीज है ABC, दिस इज सेम एज दिस। है क्या भाई, A के इस साइड B है और उस साइड C है। यहां पर भी A के इस साइड B है, उस साइड C है। मतलब अगर A को मैं कोई पर्सन मानूं मेरी तरफ फेस करता हुआ, तो A के लेफ्ट में यहां पर B है और राइट में C है। यहां पर A के लेफ्ट में B है और राइट में C है। यहां पर भी A के लेफ्ट में B है और राइट में C है। So when we are talking of linear permutation, these are 3 arrangements, जबकि यहां पर ये एक ही अरेंजमेंट है। तो क्या हुआ कि भाई, अगर लीनियर परम्यूटेशन में n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है, हर अरेंजमेंट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है सर्कल में, n टाइम्स। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे n से। जैसे यहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल तरीके से होता है और हमने ये देख लिया है कि ये तीनों बेसिकली बात एक ही है। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन लोगे वो सर्कल में 3 बार रिपीट होगा। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। इन जनरल दैट इज n-1 फैक्टोरियल। दूसरा एक्सप्लेनेशन का तरीका यह है कि देखो, सर्कल में और लीनियर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। वी डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट। लेट्स कंसीडर 5 ऑब्जेक्ट्स दिस टाइम। 3 बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर मेरे पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और जिनमें से मैं रैंडमली A को कहीं पे भी रख देता हूं सर्कल पर। अब यहां पर ये मत करना कि 5 में से किसी एक को सिलेक्ट किया, तुम्हारी मर्जी है तो A को रखो, B को रखो, C को रखो, D को रखो, E को रखो। सिलेक्ट मत करो, क्योंकि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं पे प्लेस होगा। तो अब मैंने A को रैंडमली कहीं पे भी प्लेस कर दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो 4 हैं, इनको तुम कहीं पर भी अरेंज कर दो। दे विल बी इन रिस्पेक्ट विथ A एंड एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। यही मैं अगर B और C को आगे पीछे कर दूं तो A, C, B, D, E दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो बेसिकली हमने किसी एक एलिमेंट को कहीं पर भी प्लेस कर दिया, कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल का कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब इन चारों को अरेंज करने का तरीका दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। कितने ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, 5।
5 को अरेंज करने का तरीका आया कितना, 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? दोनों तरीके से समझ में आ गई। दोनों तरीके से समझ लो, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो ज्यादा मजा आएगा चीजें करने में। अब यही बात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट हैं तब तो दिस इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम दिस। यहां पर ए के लेफ्ट में बी है और राइट में ई है, और यहां पर ए के लेफ्ट में ई है और राइट में बी है। बट अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सर्कुलर में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम है, तब तो ये दोनों सेम हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। भावनाएं समझ में आ गई क्या? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 3 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं बट चलो 3 मिनट ले लो। क्या आंसर आ रहा है? 6 लड़के मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट, और उनको सर्कल में अरेंज करना है। द नंबर ऑफ वेज विल बी 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। क्लियर विद दिस? अब देखो मेन चीज क्या है, ये जो n-1 फैक्टोरियल वाली चीज है वो क्यों आई? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। बात समझ रहे हो ना? या बेसिकली ऐसा समझ लो कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया हमारे पास जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप में ये सर्कुलर परम्यूटेशन वाला n-1 फैक्टोरियल नहीं लगाने का है हमको, ये सिर्फ पहली स्टेप में लगाने का है। एंड the subsequent steps will be solved as linear permutation, because after applying n-1 factorial वाला logic in the first step, now we have a reference point, और जब एक reference point मिल गया तब तो बाकी चीजें linear permutation की तरह अरेंज होगी। जैसे यहां पर मैंने जब ये इसको एक्सप्लेन किया था कि ये 4 फैक्टोरियल क्यों आया, अब ऐसा थोड़ी ना है कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स को हमने 4 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया। हमने एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लिया, इस पॉइंट के रेफरेंस में एवरीथिंग बी अरेंज्ड लीनियरली। तो मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चन में पहली स्टेप बाय सर्कुलर परम्यूटेशन, बाद की जितनी भी स्टेप हैं वो सब लीनियर परम्यूटेशन के हिसाब से। क्लियर? अगर चीजें यहां तक एकदम क्लियर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर्कुलर परम्यूटेशन टेक्निकली हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चन कर लेते हैं भाई फिर भी, चलो, नहीं तो बोलोगे कि सर फ्री में पढ़ा रहे हो इसलिए पूरा नहीं पढ़ाया। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है इसका? 72। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। हम क्या चाहते हैं कि जो 2 पर्टिकुलर लड़के हैं वो साथ में नहीं बैठे हैं। गैप मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाले मेथड से करेंगे। तो पहले तो टोटल 6 लड़के हैं, 6 लड़कों को सर्कल में बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब बोथ टुगेदर मतलब ये जो दोनों हैं इनको मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया या तो रस्सी से बांध दिया, तो ये बन गया एक सिंगल यूनिट। अब ये सिंगल यूनिट और बाकी कितने लड़के बच गए? 4। सो दिस 1 + 4 दैट इज 5। इन 5 चीजों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका that will be 5 minus 1 factorial 4 फैक्टोरियल। अब ये जो रस्सी से मैंने इन दोनों को बांधा है ये दोनों आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, सो दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज। देखा, सेकंड स्टेप में मैंने लीनियर परम्यूटेशन ही लगाया है भाई। पहली स्टेप में यहां पर तो देखो कोई स्टेप थी नहीं, यहां पर 2 स्टेप थी। पहली स्टेप वॉज अरेंजिंग इन सर्कल considering these 2 particular guys as one single unit, और फिर बाद में 1 सिंगल यूनिट के अंदर मैंने इन दोनों को अरेंज कर दिया है एज लीनियर परम्यूटेशन। कैलकुलेट कर लो, 72 आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, गैप मेथड वाला भी अप्लाई कर सकते हो, वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे ना, टेंशन काय को लेते हो। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 5 फैक्टोरियल इंटू 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। पहले तो जैसे हम गैप मेथड में करते थे कि जिनको कोई तकलीफ नहीं है उनको अरेंज कर दो। तो यहां पर 6 लड़कियां हैं, उनको सर्कल में बिठा दो। 6 लड़कियों को सर्कल में बिठाने का तरीका 6 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। ये हो गई हमारी स्टेप 1 कंप्लीट।
इसके बाद जो भी हम करेंगे वो करेंगे एज लीनियर परम्यूटेशन। अभी 6 लड़कियां सर्कल में बैठ गई, लीनियर अरेंजमेंट होता तो 6 ऑब्जेक्ट्स की वजह से गैप क्रिएट होते हैं 7। सर्कुलर में गैप विल बी सेम एज द नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हाट यू वांट टू कॉल देम, नॉट टू ऑफेंड एनीवन। तो कितने गैप्स हो गए यहाँ पर? 6 गैप हो गए। 6 में से हमें कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? क्योंकि लड़के कितने हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, लड़कों को भी ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूं। 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 6C4। और उन 4 गैप में 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 लड़कों को अरेंज करने का तरीका दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। लीनियर अरेंजमेंट की तरह हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट स्टेप के बाद। ये आंसर आ गया बहुत ही इजीली। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 10C6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2। 10C6 क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 फ्लावर्स हैं, उनमें से हमें कितने फ्लावर्स को सिलेक्ट करना है? 6 को। 10 में से 6 को सिलेक्ट करने का तरीका 10C6। नाउ वी हैव 6 फ्लावर्स एंड दीज 6 फ्लावर्स आर टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ राउंड गार्लैंड। वो ऐसा टायर के शेप का आता है ना, फूलों वाला। तो इन 6 फ्लावर्स को उसमें अरेंज करने का तरीका 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। और क्योंकि ये नॉन लिविंग बीइंग्स हैं इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम। कैसे? समझाता हूं भाई। देखो, इमेजिन करो ये गार्लैंड है ना। तो यहां पर ये रोज है, इधर लिली, इधर मैरीगोल्ड। अब गार्लैंड को मैं ऐसे उल्टा भी तो कर सकता हूं, रिवर्स कर दिया। तो जो चीज पहले क्लॉकवाइज थी अब वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो बात तो सेम है ना, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा तो ना कर सकते कि यार ह्यूमन बीइंग्स बैठे हुए हैं टेबल पे और वो टेबल को उठा के उल्टा कर दिया। इंसेप्शन तो ना चल रही है। लिविंग बीइंग्स के केस में एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट इफ नॉट मेंशन्ड। अगर मेंशन हो तो बात अलग है। नॉन लिविंग बीइंग्स के केस में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आर सेम इफ नॉट मेंशन्ड। क्लियर विद दिस? हाँ, अगर एग्जामिनर बोल दे कि यार नहीं मेरे को तो फर्क पड़ता है भाई एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से, भले वो गार्लैंड हो तो क्या हो गया, तो मत करना 2 से डिवाइड। एग्जामिनर ने बोल दिया तो ठीक है भाई, 2 जिसमें खुश रहे, हम क्या ही बोलेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमने लीनियर परम्यूटेशन में बहुत अतरंगी टाइप के सवाल करे हैं, बहुत अजीबोगरीब वर्ड्स के साथ क्वेश्चंस को हैंडल किया है जिनमें अलग अलग लेटर्स का रिपीटिशन है। सर्कुलर में हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, एक छोटा सा केस, मतलब माइनर सा, उसको बस खाली हैंडल कर सकते हैं। उसको स्ट्रिक्टली तुम ध्यान रखो, उसके सिवा अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम मत करना। मैं प्रूफ भी करके बता दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। भाई अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास जिसमें से सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है p अलाइक, यहां पर p अलाइक q अलाइक इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ p अलाइक, तब द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी n minus 1 factorial by p factorial, that too when clockwise and anti clockwise are different। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लेके बताऊं तो जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इनको अगर मुझे लीनियरली अरेंज करना है तब तो आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। वहां पर तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर चलो जैसा ये हमने लिखा है उसी को लॉजिक को अगर तुम एक्सटेंड करना चाहते हो कर लो भाई। तो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कल में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। नाउ बिकॉज ऑफ द रिपीटेड a 2 फैक्टोरियल आ गया, बिकॉज ऑफ द रिपीटेड b 4 फैक्टोरियल आ गया। ये वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5/2। नंबर ऑफ वेज 2.5 तरीके हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बट ये मत सोचना कि क्या इनको सर्कल में कभी अरेंज नहीं कर सकते, क्या कर तो सकते ही हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट देन द थिंग्स बिकम्स very complicated and then it is beyond the scope of JEE। तो उसके बारे में सोचना मत। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये रहा। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। कितने लेटर्स हैं? 7 चीजों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका 7 - 1 फैक्टोरियल, तो वो 6 फैक्टोरियल हो गया।
और सिर्फ एक ही लेटर ऐसा है जिसका रिपीटेशन है। अगर मान लो कि इसमें डबल टी होता तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। डी अरेंजमेंट्स। डी अरेंजमेंट्स का मतलब होता है 100% एफिशिएंसी ऑफ डूइंग थिंग्स रॉन्ग। अगर एक भी चीज सही हो गई तो हम उसको डी अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि जैसे मान लो कि भाई मैंने 5 लोगों को लेटर लिखा, ओल्ड स्कूल, डोंट बिलीव इन व्हाट्सएप और ईमेल। तो मैंने 5 लोगों को लेटर लिखा और लेटर पे उनका नाम और उनके हिसाब से एनवलप पे उनकी एड्रेसेस लिख दी, और मैं थोड़ा सा पैसे वाला आदमी बन गया हूं। आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, मेरे चैनल को ग्रो करवाइए, तो मैं थोड़ा बड़ा आदमी बन जाऊंगा भाई। फिर मैंने अपना जो असिस्टेंट है उसको बोला कि भाई ये जो रिस्पेक्टिव लेटर्स हैं उनको रिस्पेक्टिव एनवलप में डालकर पोस्ट कर दो, ओल्ड स्कूल एकदम। अब हमारा जो एसोसिएट था वो कल रात को मस्त पार्टी करके आया लोनावाला में टाइगर पॉइंट पर, एकदम फुल आउट, होश ही नहीं। तो उसने ऐसे लेटर्स को एनवलप में डालना शुरू कर दिया। अगर एक भी लेटर सही एनवलप में नहीं गया तो इसको हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट्स। अगर ऐसा हुआ कि 5 लेटर्स में से एक लेटर सही एनवलप में चले गया और बाकी 4 गलत में गए, तब उसको हम डी अरेंजमेंट नहीं बोलते हैं। डी अरेंजमेंट का मतलब 100% एफिशिएंसी ऑफ डूइंग थिंग्स रॉन्ग। तो वो जो 5 लेटर्स को गलत एनवलप में डालने का तरीका है वो आता है इस फॉर्मूले से, द नंबर ऑफ वेज इन विच n ऑब्जेक्ट्स कैन बी डी अरेंज्ड। ये n फैक्टोरियल बाहर लिख दो, अंदर की ये सीक्वेंस बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना। 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, ये तो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाती है, बस ये पैटर्न बनाने के लिए। प्लस 1/2 फैक्टोरियल, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, माइनस 1/5 फैक्टोरियल, प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि n ऑड है कि इवन है। अगर ऑड हुआ तो माइनस आएगा इधर, और इवन है तो प्लस आएगा। पैटर्न देख सकते हो। ये प्रूफ कहां से होता है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। थोड़ी शक्ल देख के भी लग रही होगी ना कि प्लस माइनस चल रहा है अल्टरनेटली। चाहो तो ट्राई कर सकते हो प्रूफ करना, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। यूजुअली n ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंज करने का जो तरीका है, ये जो एक्सप्रेशन है, उसको ऐसे dn से लिख देते हैं कि भाई चलो फटाफट आंसर लिख दिया। उस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला है अपने पास। क्लियर विद द मीनिंग ऑफ डी अरेंजमेंट्स? क्लियर है तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 44। सिंपल सा फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं कर देता हूं। 5 लेटर्स हैं, 5 एनवलप में डाल रहे हैं और एक भी सही एनवलप में नहीं गया, मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो गया अपने पास 5 फैक्टोरियल इंटू, ये तो इवेंचुअली कट जाएगा। अब देखो, इसको कैलकुलेट करते वक्त ऐसा मत करना कि यहां पर एलसीएम लेते बैठना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, है ना। डिनोमिनेटर में किधर 120 आ गया, इस 5 फैक्टोरियल को अंदर लेके जाओ। ये दोनों चीजें तो कट गई। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 60, 120 डिवाइडेड बाय 6। या तो ये भी कर सकते हो कि अब इस 60 को 3 से डिवाइड करो, बिकॉज पहले 2 फैक्टोरियल से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। तो 60 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 20। फिर 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, या तो ये कर सकते हो कि अब इस 20 को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से तो हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। जैसे भी तुम कन्वीनियंट रहो, बट ये 5 फैक्टोरियल को अंदर लेके जाओ, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ये आ गया आंसर 44 इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 135। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 6 लेटर्स हैं, 6 एनवलप हैं। एग्जैक्टली 2 लेटर्स गो इन देयर करस्पॉन्डिंग एनवलप। मतलब 2 लेटर तो सही एनवलप में जा रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी 4 क्या हैं? डी अरेंज हो रहे हैं। सो द आंसर विल बी, पहले तो 6 में से सिलेक्ट कर लिया कि कौन से 2 लेटर सही एनवलप में जा रहे हैं। अब लेटर को सही एनवलप में डालने का तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, तो 1 into 1 लिख लेता हूं मैं। और बाकी जो 4 लेटर बच गए जिनको हमें डी अरेंज करना है, वो हो गया D4। D4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई फटफट। तो ये तो हो गया 15,
क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।